हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो कल मैंने जो है प्रोटीन के बारे में आपको सारा चीज़ जो है बता दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे जो है ज़्यादा चीज़ आपको नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि एंजाइम किसे कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं, ठीक है। तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना कि पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा जो है हम लोग इसमें जो है दिमाग लगाने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है आपको विटामिन्स जो है, विटामिन्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट बताया हुआ है, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज़ होते हैं। इसके साथ ही साथ जो है न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड में मुख्य रूप से पूछा जाता है डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। बाद में नहीं, मतलब इसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी आपको क्या जानना है, अभी आपको जानना है एंजाइम। तो एंजाइम जो होता है क्या होता है, यह शरीर के विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, तो उसको क्या करता है, उसको ये प्रभावित करने का काम करता है, यानी उसमें उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे कि शरीर में विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया, कहने का मतलब क्या है, जैसे भोजन जो पचता है, तो भोजन जो पचता है तो भोजन को पचाने में एक एंजाइम जो है हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उत्प्रेरक के तरह, यानी जैविक उत्प्रेरक के तरह ये कार्य करता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, एंजाइम जो है किस तरह से लिखिए। एंजाइम दे के डैश दीजिए, एंजाइम दे करके डैश दीजिए, लिखिए शरीर के विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया जैसे भोजन का पचना, भोजन का पचना, अणुओं का अवशोषण, अणुओं का अवशोषण या ऊर्जा का उत्पादन, यानी जब हम लोग भोजन खाते हैं तो ऊर्जा मिलती है भोजन से ही ना, तो वही बात है, ऊर्जा का उत्पादन में कुछ जैव उत्प्रेरक, कुछ जैव उत्प्रेरक सहायक होते हैं, कुछ जैव उत्प्रेरक सहायक होते हैं, और इसे एंजाइम कहते हैं, और इसे एंजाइम कहते हैं, ठीक है। हो गया। अब आपको पूछा जाता है कि एक दो एंजाइम का नाम लिखिए। तो एक एंजाइम का नाम लिख लीजिए माल्टेस, ठीक है। माल्टेस आपको कहाँ पे, ये देखिए, एक एंजाइम का नाम लिख लीजिए माल्टेस, ठीक है। और दूसरा एंजाइम का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं, दूसरा एंजाइम का नाम आप लिख लीजिए, ये देखिए, ऑक्सीडोरेक्टेस, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ऑक्सीडोरेक्टेस, ठीक है, ये लिख लीजिए। हो गया। तो दोनों एंजाइम का नाम जो है आप लिख लीजिए। बाकी इसका कार्य आपको पता ही है क्या है, उत्प्रेरक का काम है, यानी बस, ठीक है। एंजाइम से आपको इतना ही। अब आते हैं किसमें, विटामिन में। विटामिन, चलिए हेडिंग दीजिए विटामिन, ठीक है। यहाँ पे और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपका इम्पोर्टेंट है इसमें विटामिन में, चलिए विटामिन दे के डैश दीजिए। विटामिन किसको बोलते हैं,
तो विटामिन क्या है, विटामिन देखिए, विटामिन हमारे शरीर में जो है ना कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जिसकी अगर आवश्यकता नहीं हो तो क्या हो जाता है, कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन जो है लिख लीजिए आप लोग, विटामिन देके डैश दीजिए, लिखिए हमारे शरीर के एक मिनट, के नहीं लिखिए, हमारे शरीर में लिखिए, हमारे शरीर में कुछ कार्बनिक यौगिक की आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, परंतु इसकी कमी के कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है, उसे विटामिन कहते हैं। परंतु इसकी कमी के कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है, उसे विटामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन को 2 भाग में बांटा गया है। विटामिन को कितने भाग में बांटा गया, विटामिन को 2 भाग में बांटा गया है। तो एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा आपका वसा में घुलनशील, यानी फैट जिसको बोलते हैं, तो फैट में घुलनशील होता है, ठीक है। यानी एक जल में पूरे तरह से घुल जाता है और दूसरा वसा में पूरे तरह से घुल जाता है, ठीक है। तो वसा में घुलनशील वाला पहले जो है आप याद रखिए, ठीक है। तो वसा में घुलनशील कौन कौन होते हैं, एडेक याद रखिए, एडेक। वसा में कौन सा घुलनशील होते हैं, एडेक याद रखिए, ए डी ई और के, ये 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, एडेक, ठीक है। यानी फैट में घुलनशील होते हैं, एडेक याद रखिए, ठीक है। वसा में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं। और अब दूसरा लिखिए जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील आपका बी वाला जितना विटामिन होता है, B1 B2, यानी लिख दीजिए बी समूह के सारे विटामिन, बी ग्रुप के सारे विटामिन, जैसे कि हो गया B1 B2 B6 B12, ठीक है, ये सारे बी के विटामिन हो गए। इसके अलावा सी भी जल में घुलनशील होता है, ठीक है। यानी ये 5 जो है आपका जल में घुलनशील होता है, ठीक है। ये 5 जो है जल में घुलनशील होता है, ठीक। हो गया। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको अब याद रखना है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। ये देखिए, अब आपको ये याद रखना है, ये टेबल, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये टेबल जो आपको दिख रहा है, इस टेबल से, यानी टेबल नंबर कितना है आपका 14.3, यहाँ देखिए 14.3 लिखा हुआ है। तो ये टेबल जो है आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आँख का रोग होता है, आपको पता है। और विटामिन ए कहाँ मिलता है, मछली में मिलता है आपका, और उसके बाद जो है मछली के बाद आपका ये गाजर में मिलता है, मक्खन में मिलता है, दूध में मिलता है। विटामिन B1 कहाँ मिलता है, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। विटामिन B1 का नाम थायमिन है, ठीक है। और उसी तरह से विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लाविन, ठीक है। तो उसी तरह से इसका जो है सारा का सारा जो है आपको इसका रोग का नाम दिया हुआ है, और ये कहाँ मिलते हैं ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम ए याद रख लीजिए, B1 याद रख लीजिए, और उसके बाद C और D और E के, ठीक है। ये सारा चीज़ आप याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी इसका रोग देखिए, विटामिन के का क्या होता है, ये खून का जो थक्का बनता है ना, खून का थक्का, तो ये विटामिन के कारण बनता है, ठीक है। विटामिन के कारण, जिसके अंदर विटामिन के की कमी होगी उसका खून का थक्का जल्दी नहीं बनेगा, उसमें काफ़ी सारा खून जो है बह जाएगा उसका, ठीक है। और विटामिन ई तो आपको पता है, इससे जो है आपका क्या होता है, आरबीसी,
आरबीसी में जो है क्या होता है, भुरभुरेपन में वृद्धि हो जाती है और शरीर में कमजोरी होता है, ठीक है, मांसपेशियों में विटामिन ई की कमी से। डी तो आपको पता है कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश से प्राप्त होता है। ये सारा चीज़ आपको याद रखनी। इसके अतिरिक्त मछली और अंडा से भी प्राप्त होता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, यानी कि हड्डियों का रोग होता है रिकेटस। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, यानी न्यूक्लिक अम्ल में। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है ये मैंने आपको कल ही बता दिया है, ठीक है। अब लिखिए कि न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ से अब आप लिखिए न्यूक्लिक अम्ल को 2 भाग में बांटा गया है। न्यूक्लिक अम्ल को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल को 2 भाग में बांटा गया। पहला लिखिए डीएनए और दूसरा आरएनए, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटा गया, कौन कौन, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो पहले जो है डीएनए क्या होता है ये समझ लीजिए, आरएनए क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अंतर। तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए आपका होता है डीएनए होता है डायऑक्सी राइबोस, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डायऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखो ये क्या होता है, देखो डीएनए, डीएनए यहाँ पे आपका डीऑक्सी होता है, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस यहाँ पे दिख रहा है आपको, डीऑक्सी राइबोस और उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीएनए का हो गया। उसके बाद आरएनए, तो आरएनए का क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, यानी इसमें डीऑक्सी नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी सारा चीज़ वही है, ठीक। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है। एसिड और अम्ल एक ही को बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो इसका एक तरह से मानिए तो पहला अंतर हो गया। लिखिएगा आप, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर आप समझिए कि क्या होता है। दूसरा अंतर आपको समझना है यहाँ पे, तो एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। लिखिए डीएनए में दूसरा अंतर लिखा रहे हैं। पहला अंतर तो दोनों का पूरा नाम वाला हो गया, दूसरा डीएनए में अर्धीश इकाई BD2 अर्धीश इकाई, रुक जाइए मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता हूँ ताकि आपको लिखने में थोड़ा सा ठीक रहे, ठीक है। चलिए नहीं मिल रहा है, छोड़िए हटाइए, मैं खुद हाथ से लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए डीएनए में क्या होता है,
अर्धीश इकाई यानी आधा इकाई होता है डीएनए में, अर्धीश, डीएनए में अर्धीश इकाई, ठीक है। BD2, बी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे होगा बीटा, होगा बीटा D2, ठीक है। बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस होते हैं, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस होते हैं, ठीक है। और जबकि आरएनए में क्या होता है, आरएनए में बीटा D, आरएनए में बीटा D राइबोस होते हैं, ठीक है। आरएनए में बीटा D राइबोस होते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख रहे हैं ना आप लोग इस तरह से लिखिएगा। एक तरफ जो है आप क्या कीजिएगा, एक तरफ जो है आप डीएनए, एक तरफ लिखिएगा डीएनए और दूसरा तरफ आप आरएनए लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है पॉइंट दे दे के लिखते जाइएगा, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया, वैसे तो 2 ही अंतर पूछता है, ठीक है। बाकी आप लोग चाहे तो एक अंतर और लिख लीजिए, ताकि कभी 3 भी पूछ दे तो दिक्कत नहीं हो। लिखिए डीएनए में थायमीन, डीएनए में थायमीन पाए जाते हैं, डीएनए में थायमीन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में यूरेसिल, ठीक है। इसके ब्रैकेट में T दे दीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पे U दे दीजिएगा, ठीक है, यूरेसिल, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका अंतर आपको पता लग गया, ठीक हो गया। इसके अलावा, इसका अंतर के अलावा, डीएनए और आरएनए में अंतर के अलावा आपको और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। आपको अगर और भी जानना है तो एक चीज़ और जान लीजिए, आरएनए का 3 प्रकार होता है, आरएनए का टाइप ऑफ आरएनए लिख लीजिए, टाइप ऑफ आरएनए। तो आरएनए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका mRNA, छोटी m दीजिएगा, उसके बाद RNA, ठीक है। दूसरा होता है आपका rRNA, ठीक है, rRNA हो गया। और तीसरा आपका होता है tRNA, ठीक है। ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है आपका, ठीक। अब आ जाइए आप लोग कहाँ, हार्मोन पे। किस पे आप आ जाइए, हार्मोन पे। इसी से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी बन सकता है कि डीएनए में और आरएनए में कौन सा थायमीन के जगह कौन सा क्षारक पाए जाते हैं, तो थायमीन के जगह आपका यूरेसिल पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये थायमीन और यूरेसिल बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी 3 जो होते हैं 3 सेम रहते हैं, ठीक है, 3 सेम रहते हैं। 3 सेम क्या क्या रहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों सेम रहते हैं। बाकी यही दोनों अलग रहते हैं, एक थायमीन और एक यूरेसिल, यही दोनों डीएनए और आरएनए में अलग अलग होते हैं। बाकी चारों जो है पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग कहाँ, हार्मोन पे। अब कहाँ जाना है आपको, हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है, ये देखिए, हार्मोन एक्चुअली ये क्या करता है, ये संदेश वाहक होता है। ये जो है ना,
एक्चुअली क्या करता है, ये संदेश पहुंचाने का होता है, यानी पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन नहीं, ये जो है ना एक तरह का मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो लिखिए हार्मोन का परिभाषा आपसे पूछा जाता है, और पूछा जाता है किन्हीं दो हार्मोन का नाम लिखिए और उसका कार्य लिखिए। यही क्वेश्चन हार्मोन से पूछा जाता है। तो सिंपल सा लिख लीजिए आप। आपसे क्या पूछा जाता है, हार्मोन क्या है, इसके दो कार्य लिखिए, नहीं किन्हीं दो हार्मोन का नाम एवं उसके कार्य का वर्णन करें। यही आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखिए पहले हार्मोन क्या है। तो हार्मोन का डिफिनेशन लिखिए। लिखिए हार्मोन एक अणु है। हार्मोन एक अणु है जो कोशिका के मध्य संदेश वाहक का कार्य करता है। जो कोशिका के मध्य संदेश वाहक का कार्य करता है। हार्मोन बनते कहाँ से हैं, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि से बनते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये कहाँ से बनते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि से बनते हैं। ठीक है, लिखिए हार्मोन का निर्माण इसी में लिखिएगा जहां आपका डेफिनेशन लिख रहे थे, उसी में। हार्मोन का निर्माण मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। ठीक है, बस हो गया। अब लिखिए इसका कार्य लिखिए, हार्मोन का क्या क्या कार्य है। पहले हार्मोन का चलिए हार्मोन का कार्य लिख लीजिए। हार्मोन का कार्य, अगर सीधा आपसे पूछे कि हार्मोन क्या कार्य करता है तो वो लिख लीजिए। लिखिए हार्मोन के कार्य देके डैश दीजिए। हार्मोन का कार्य लेके डैश दीजिए। हार्मोन का कार्य लिख के डैश दीजिए। लिखिए हार्मोन शरीर में जैविक क्रियाकलाप को संतुलन बनाए रखने में सहायक है। हार्मोन शरीर में जैविक क्रियाकलाप में संतुलन बनाने में सहायक है। लिखिए इसका दूसरा कार्य लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। ठीक है, हो गया दो कार्य। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किन्हीं दो हार्मोन का नाम लिखिए और उसके कार्य समझाइए। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो हार्मोन के नाम लिखिए और उसका कार्य समझाइए। तो पहला लिखिए आप इंसुलिन। पहला क्या लिखिए, इंसुलिन। हार्मोन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो कोई भी सर जो है, कोई भी टीचर अगर आपको लिखाते हैं कोई दूसरा तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, हार्मोन बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ अपने तरीके से। ठीक है, हार्मोन में लिखिए इंसुलिन, 9 है ये, इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन का क्या कार्य है, इंसुलिन हार्मोन का नाम है तो इंसुलिन का क्या कार्य है, इंसुलिन का कार्य है ग्लूकोज को मेंटेन रखना। लिखिए इंसुलिन नामक हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में
ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखो, अगर इंसुलिन की कमी जिसको हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं होता, और पता है आपको ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो है मीठा होता है, और इसी के कारण जो है डायबिटीज हो जाता है, यानी मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो। ठीक, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, तो इंसुलिन का क्या कार्य है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना। ठीक, इसके अलावा आप दूसरा हार्मोन लिखिए। दूसरा हार्मोन लिखिए आप थायरॉक्सिन। क्या लिखिए? थायरॉक्सिन। दूसरा हार्मोन क्या लिखिए आप? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन लिखिए। यह शरीर में आयोडीन की मात्रा, किस चीज़ की? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित रखता है। यह शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित रखता है, जिससे कि घेघा रोग नहीं होता है। जिससे कि घेघा रोग नहीं होता है। घेघा, ठीक है, घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ठीक है। तो हार्मोन आपका ख़त्म, यानी ये चैप्टर आपका ख़त्म। इसमें अब आपको कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है अब कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस का टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए, वो आप लोग मुझ पे छोड़ दीजिए। सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग जो है पढ़ाई पे फोकस करो, और क्लास को एक दूसरे को शेयर करो, और उसके बाद साथ ही साथ क्लास को लाइक करो, शेयर करो। और इसके अलावा आपको जो चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो। ठीक है, उसका रिप्लाई जो है मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। और क्लास को जो है अपने दोस्तों में शेयर किया करो, लाइक किया करो, और क्लास को कोशिश करो रोज़ देखने का। ठीक है, इससे आपका जो है कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।